नमस्कार, ब्यूटीफुल माइंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जो अपनी लेखनी, अपने विचारों और अपने क्रियाकलापों से देश को रास्ता दिखाते हैं। आज हमारे साथ हेमंत शर्मा जी हैं। ये TV9 भारतवर्ष के न्यूज़ डायरेक्टर हैं और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो मसला जो अयोध्या का चल रहा है उस पर ये 2 किताबें उन्होंने लिखी हैं। एक किताब है युद्ध में अयोध्या और दूसरा किताब है अयोध्या का चश्मदीद। सर, आपका ओपनिंग पोस्ट में बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर। जो नया जनरेशन है उसको अब पता नहीं कि किस बैकग्राउंड के तहत बाबरी मस्जिद का आंदोलन हुआ और किस तरीके से उसे जो है तोड़ा गया। इस पे क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ें हुई जिस वजह से बाबरी मस्जिद जो है वो टूटी? मनीष जी, बाबरी मस्जिद या हम ये कहें कि वो इमारत, क्योंकि इतिहास में 400 बरस के इतिहास में कभी वो इमारत मंदिर रही है, कभी वो इमारत मस्जिद रही है और कभी विवादों में दोनों रही है। तो हम अगर ये कहें कि वो विवादित इमारत पहली बार नहीं टूटी थी, 1855 में भी टूटी थी और 1930 में भी टूटी थी। जब जिसके पास ताकत होती थी वो इमारत तोड़ता था और कब्जा करता था और अपने धर्म की स्थापना करता था। तो वह इमारत ताकत के बल पर अपने धर्म के विस्तार का प्रतीक बनी पिछले 400 सालों में। रही बात वो इमारत अभी क्यों टूटी, वो शायद न टूटती क्योंकि ज़मीन के एक छोटे विवाद ने को हमारे यहाँ के जो अतिशय वामपंथी लोग हैं वो इस मुकाम तक ले गए कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठने लगा। ज़मीन का एक छोटा विवाद कि यह ज़मीन का टुकड़ा किसका है, इस पर लड़ते राम के अस्तित्व पर ही सवाल हुआ कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, राम पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, राम कहाँ पैदा हुए थे। यह सवाल जब राम के अस्तित्व पर उठा तो मुझे लगता है कि वह इस इमारत का टूटना उस आक्रोश का नतीजा था। एक बात ये भी है कि बहुत सारे उस समय इतिहासकार बहुत सारी रिपोर्ट्स लेकर के आ रहे थे और ये बता रहे थे कि वहाँ पे कभी कोई मंदिर रहा ही नहीं, वहाँ समतल ज़मीन पे बनाई गई। और उस रिपोर्ट्स को उस ज़माने में कई लोग और ख़ास करके बहुत सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स और जो तथाकथित जो इंटेलेक्चुअल क्लास है देश में, वो उन इतिहासकारों की बात को मानता था। मनीष जी, दुख इसी बात का है कि अयोध्या के विवाद को हमेशा पूर्वाग्रह से देखा गया। कभी इस पक्ष ने देखा, कभी उस पक्ष ने देखा, बीच में देखने की कोशिश किसी ने नहीं की। अयोध्या के विवाद को 2 ही तरीके से देखा जा सकता है, या तथ्य हो या साक्ष्य हो। तथ्य और साक्ष्य दोनों राम के पक्ष में है, बाबर के नहीं। इतिहास अयोध्या का है, अयोध्या राम की है, यह प्रामाणिक है। ग्रंथों से, साक्ष्यों से, गजेटियर से, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से और 400 साल से जो चल रहे हैं मुकदमे, उनकी पत्रावलियों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोशिश की गई होती तो इसका रास्ता निकलता। पर हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है, एक तरफ इतिहासकारों में RS शर्मा है, दूसरी तरफ BV लाल है, बीच की दृष्टि किसी ने रखी नहीं। एक अच्छे और समझदार आदमी थे डॉक्टर हर्ष नारायण, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी थे, लेकिन उनके असमय में मृत्यु हुई और उनके समय यह विवाद बहुत कुछ सुलझने की तरफ चला गया था और वो दौर था प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जब थे। एक बात, एक कन्फ्यूज़न सा भी है। बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग जो है बातचीत करते हैं कि लोग तो एक पक्ष ये कहता है कि भाई जो विवादित ढांचा जो था उसको RS वालों ने तोड़ दिया वहाँ पे कार सेवा के नाम पे, और एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि इसे जो उस दिन की जो घटना हुई उसे रोका जा सकता था। क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की भूमिका के ऊपर जो सवाल उठते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये आप दूसरी तरफ चले गए बिल्कुल। वह इमारत नहीं टूटनी चाहिए थी, इसके पक्ष में सब लोग होंगे। हम सब लोग जो कानून और व्यवस्था को मानने वाले हैं उनका मानना है कि वो इमारत नहीं टूटनी चाहिए। पर उस इमारत
के टूटने के पीछे के कारण क्या हैं, उसके लिए जवाबदेह कौन है, यह एक अलग विषय है जी। जहां तक सिर्फ नरसिम्हा राव का नहीं, कांग्रेस की जो नीति थी, भाई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनकी तो घोषित नीतियां हैं, लेकिन कांग्रेस में जो लुका छिपी की नीति थी कि बाहर से सेकुलर दिखिए और भीतर से हिंदुत्व का जो आधार है वो हमसे जाए ना, इसकी भी कोशिश करती रही है। तो अयोध्या विवाद के 5 प्रस्थान बिंदु हैं। एक, 22 और 23 जनवरी की रात जब वहां पर मूर्तियां रखी गई, उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। कांग्रेस थी। कांग्रेस चाहती तो नहीं रखी जाती, रखने के बाद भी चाहती तो उसे हटाया जा सकता था। दूसरा प्रस्थान बिंदु है 4 फरवरी 1984, जब ताला खुला गया। देश में राजीव गांधी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह थे। ताला नहीं खुल सकता था। ताला खुला कैसे? ताला अदालत ने नहीं खोला, सरकार ने खोला। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2 अफसर, जो अयोध्या के कलेक्टर और अयोध्या के एसएसपी थे, उनसे पूछा कि अगर ये ताला खोला जाए तो लॉ एंड ऑर्डर पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हर साल ये सवाल पूछा जाता था और हर बार कलेक्टर और एसपी सरकार की सहमति से ये अंडरटेकिंग देते थे कि नहीं साहब, इससे झगड़ा हो जाएगा, ताला मत खोलिए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। उस बार सरकार की सहमति से ये अंडरटेकिंग दी गई कि ताला खोलने से कोई दिक्कत नहीं है, ताला खुल गया। ठीक। तो इसमें भी सरकार की भूमिका थी, यह भी कांग्रेस की सरकार थी, दोनों जगह। अब तीसरा मामला आता है शिलान्यास, जो मैं मानता हूं कि शिलान्यास न हुआ होता तो उस ढांचे को बचाया जा सकता था। शिलान्यास के दिन ही उस ढांचे के गिरने की पटकथा लिख दी गई थी, क्योंकि अगर आपने शिलान्यास करा दिया, इजाजत दे दी, तो आपने मान लिया कि जमीन आपकी है, तभी हमने आपको दिया। अगर आपने सिंहद्वार की इजाजत दी है तो मैंने ये मान लिया कि आपने पूरे मंदिर का जो नक्शा है उसको अप्रूव कर दिया, तो आपने शिलान्यास करा दिया। शिलान्यास कराते समय कौन थे? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे और भारत सरकार में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब चौथा आया जब गोलियां चली तो उस समय तो स्ट्रक्चर की सुरक्षा ही हुई। उस समय दोनों जगह विपक्ष की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे। तब कुछ नहीं हुआ ढांचे को। अब ढांचा कब गिरा? जब केंद्र में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी थे। और अच्छी बात यह थी कि उस उत्तर प्रदेश की सरकार का वहां कोई नियंत्रण नहीं था। वो जो जमीन का टुकड़ा था वो भारत सरकार के पास था। भारत सरकार ने एक अधिग्रहण के तहत उसे अपने पास ले लिया था और उसकी देख रेख हिफाजत भी भारत सरकार कमिश्नर के जरिए करती थी। उसमें उत्तर प्रदेश का कोई रोल नहीं था, सिवाय इसके कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश राज्यों का विषय होता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो 5 प्रस्थान बिंदु है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस की सरकारें थी। तो ये कहना कि ये ढांचा इन लोगों ने गिरा दिया, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा है। एक बात और थी कि ये जो ढांचा के टूटने से पहले ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच बातचीत में कुछ सहमति होने के चांसेस थे, जो वीपी सिंह और मुलायम सिंह की दुश्मनी की वजह से वो बाकायदा वो नहीं हो सका। देखिए, उसमें तो मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ज़्यादा जिम्मेदार है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की नीयत साफ नहीं थी। वो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे थे, केंद्र की सरकार बीजेपी के 94 एमपीज के समर्थन से चल रही थी। दूसरी तरफ वो सेकुलरिज्म के भी चैंपियन बनना चाहते थे। सेकुलरिज्म के चैंपियन उस समय 2 लोग और हो रहे थे, एक बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ से खिसक न जाए, इसलिए बीच बीच में वो अतिशय सेकुलर हो जाते थे। अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव बाबरी मस्जिद नेताओं के प्रति सख्ती करते थे, वो सहज होते थे और विश्व हिंदू परिषद के प्रति सख्ती करते थे, तो वहां से वो निर्देश देते थे कि नहीं साहब, आप शंकराचार्य को छोड़ दीजिए। केंद्र से निर्देश देते थे, आप शंकराचार्य को छोड़ दीजिए। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह 4 विश्व हिंदू परिषद के साधु संतों से रास्ता निकालने के लिए कोई बैठक कर लेते थे, जिसकी जानकारी मुलायम सिंह को नहीं होती थी, तो मुलायम सिंह शाम को
उन नेताओं को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लेते थे। अरे राम। ऐसे 2 बार हुआ है। उन दोनों का जो परस्पर अविश्वास था वह मैं समझता हूं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद का जो अविश्वास था उससे ज्यादा था, और यही कारण था कि कोई रास्ता नहीं निकला। रास्ता निकल चुका था। मैं उस बातचीत का कोई थोड़ा छोटा हिस्सा था। रामनाथ गोयनका जी के यहाँ बातचीत होती थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह और संघ के प्रमुख उस समय रज्जू भैया के नेतृत्व में बातचीत शुरू हुई थी, और उसमें प्रभाष जी भी कमेटी में थे, R.K. मिश्रा भी थे, और उस समय एक रास्ता निकला। अभी उस समय एक्सप्रेस में फाइनेंशियल ऑफिसर होते थे जी S. गुरुमूर्ति, जो अभी हैं भी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं इस विषय पे। तो गुरुमूर्ति जी के प्रयासों से एक रास्ता निकला। कई दिन की बातचीत के बाद एक सहमति बनी, एक मसौदा तय हुआ, और अगर आप आडवाणी जी उस समय यात्रा कर रहे थे सोमनाथ से अयोध्या की जी। अगर आप इतिहास को देखें तो आडवाणी जी ने बिहार से पहले उस यात्रा को स्थगित करके उस बैठक के लिए दिल्ली आए थे। और उसमें ये बना कि उस विवादित जगह को 40 बाई 80 फीट का जो टुकड़ा है उसको छोड़ के बाकी की जमीन भारत सरकार अधिग्रहित कर ले, ठीक, और उसे विश्व हिंदू परिषद या राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दे मंदिर बनाने के लिए। वो जो जमीन है विवादित, उस पर इंतजार किया जाए हाई कोर्ट के फैसले का, या इंतजार किया जाए या इस पूरे विवाद को संविधान के अनुच्छेद 143 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाए कि आप अपनी राय दे दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद उस पर फैसला किया जाए। इस आशय का ऑर्डिनेंस 20 अक्टूबर 1990 को हो गया। ऑर्डिनेंस हो गया। ओह माय गॉड। तब के गृह मंत्री, मुझे लगता है शायद मैं अगर गलत नहीं होऊंगा तो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, उनके ऑर्डिनेंस हो गया। उस ऑर्डिनेंस के बाद फिर जो सेकुलर ताकतें थी, जिनको ये लगा कि ये तो पूरा का पूरा मामला क्रेडिट चला जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह को, सब नाराज हो गए। मुलायम सिंह ने कहा कि मैं तो उत्तर प्रदेश में बनने नहीं दूंगा, मैं लेने नहीं दूंगा, मैं यहाँ ये कर दूंगा, मैं सरकार से गिरा दूंगा। और इतना विवाद हुआ कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी बट गई, और पार्लियामेंट्री पार्टी बंटने की वजह से विश्वनाथ प्रताप सिंह पर दबाव पड़ा, और 22 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद उस ऑर्डिनेंस को रिकॉल किया गया। तो आप समझिए कि एक रास्ता, आप एक तो ये है कि हम रास्ते तक पहुंचे नहीं, दूसरा ये कि हम रास्ते पर पहुंच गए, चल भी गए, रास्ते पर पहुंचने के बाद हम वापस हो गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके राजनीतिक कारण थे। मैं तो ये मानता हूं कि अगर इसके राजनीतिक कारण ना होते तो ये विवाद कब का हल हो गया होता। इस अयोध्या में अगर आप जाकर देखें तो अयोध्या में कोई विवाद नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है कि वो मस्जिद थी या नहीं थी। 1935 में वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ने जा रहा था, आसपास मुसलमानों के 4-5 घर। वही स्थिति हिंदुओं की भी थी। मैं जब पहली बार गया वहाँ रिपोर्ट करने 84 में, तो मैं मुझे समझ में नहीं आता था कितनी महत्वपूर्ण जगह है। राम का जन्म स्थान है, एक छोटा सा जगह थी, वो पतली पतली गलियां थी और कुछ लोग जाते थे सिर्फ। तो अगर राजनीति न होती मनीष जी तो इस विवाद का हल हो गया होता। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो है इसमें वो किए हैं कि मस्जिद के गिराए जाने के बाद वहाँ पे एक और जो बातचीत का रास्ता खुल रहा था, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने ये इस बात पे वो लोग एग्री कर गए थे कि अगर ये बात तय हो जाए कि जो वहाँ पे जो विवादित ढांचा है उसके नीचे कोई मंदिर है या किसी इस पे बना हुआ है, तो वो लोग अपना क्लेम जो है वापस ले लेंगे। आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बनने के साथ ही साथ एक बाबरी मस्जिद राब्ता कमेटी भी बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके संयोजक सैयद शहाबुद्दीन थे। सैयद शहाबुद्दीन ने जिस दिन बाबरी मस्जिद बनी उस दिन उनका प्रस्ताव है, दिल्ली में ही बनी थी, और उस दिन उनका प्रस्ताव है कि अगर ये साबित हो गया कि ये ढांचा हिंदुओं का था तो हम उस पर दावा छोड़ देंगे। इसी वजह से जब एएसआई की रिपोर्ट आई तो एएसआई ने खुदाई शुरू की, तो इन लोगों ने खुदाई का विरोध किया। जब अदालत ने कहा कि खुदाई के दौरान कोई चीज़ छपेगी नहीं और सारी रिपोर्ट हमको सीलबंद लिफाफे में दीजिए, तो भी यह विरोध करते रहे। उसके बाद सीलबंद लिफाफे में जब अदालत में रिपोर्ट दाखिल हुई, वो रिपोर्ट कोई 250-350 पन्नों की है और उसमें करीब 60-70 चित्र हैं जो मंदिर के अवशेष 10वीं और 12वीं शताब्दी के उस ढांचे के नीचे से निकले हैं।
आपको मालूम है वो सीलबंद रिपोर्ट ही आधार है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, जिसमें उन्होंने माना कि राम का जन्म स्थान यही हुआ था। तीनों जज में इस बात पर सहमति थी कि राम का जन्म स्थान यही है, लेकिन उन्होंने सुविधा के लिए उसको 3 हिस्सों में बांट दिया था कि चूंकि ये जमीन राम का पर मालिकाना हक निर्मोही अखाड़े का था, इसलिए 1/3 इनको दिया जाए, 1/3 उनको दिया जाए क्योंकि वहां रामलला विराजमान है और रामलला विराजमान खुद पार्टी है की, इसलिए उनको एक दिया जाए और एक मुस्लिम सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया। ठीक है। एक रोचक चीज जो आपने किताब में लिखी है कि ये जो पूरा जो अयोध्या का जो आंदोलन चल रहा था, तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी का भी बहुत बड़ा रोल रहा था उस पूरी यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की भूमिका उस समय राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की नहीं थी कि वो सामने आए, वो बैकरूम बॉय थे। और आडवाणी की जो वो यात्रा निकली सोमनाथ से अयोध्या तक की, उसके पीछे दिमाग उन्हीं का था। 2 लोग थे उस यात्रा को ऑर्गेनाइज कराने वाले। एक आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति थे मोरोपंत पिंगले, और उसको एग्जीक्यूट करने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। तो नरेंद्र मोदी जी उस यात्रा के संचालक थे। उस दौरान एक और यात्रा निकली थी मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा, उसके भी वो संचालक थे। तो आप जानते हैं यात्राओं में वो सिद्धहस्त हैं, कार्यक्रम वो अच्छे करते हैं, भीड़ वो इकट्ठा कर लेते हैं, भाषण वो बहुत कम्युनिकेटिव करते हैं, उनका कम्युनिकेशन का स्किल बहुत अच्छा है। तो इसका असर आडवाणी जी की उस रथ यात्रा को भी मिला था, जिसका श्रेय अब लोग पूरा का पूरा आडवाणी जी को ही देते हैं। अब एक आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि ये तो पूरा का पूरा मसला जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन ये जो अयोध्या का युद्ध जो आपकी किताब है युद्ध में अयोध्या, क्या इस डिसीजन के बाद ये युद्ध पे पूर्ण विराम लगेगा या फिर इसके बाद फिर कुछ और कहानी? मनीष जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब जिसकी ताकत होती थी वो उस जगह कब्जा कर लेता था, और मैं आज भी इस पक्ष का हूँ कि इस विवाद का निपटारा आपसी सहमति से या किसी ऐसे फैसले के तहत होना चाहिए जो दोनों लोगों को मान्य हो। आज हम ताकत में हैं, हम बना लेंगे, कल हम ताकत में नहीं रहेंगे, वो फिर हमला कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ हो सकता है। और अगर मैं तो ये कहता हूँ, मान लीजिए नहीं भी हुआ तो घाव तो होकर रहेगा ही, घाव रहेगा, घाव बना रहे। एक वर्ग में घाव बना रहे और दूसरा वर्ग में विजेता का उल्लास हो, वो समाज कैसे चलेगा? कितने समय तक चलेगा? आप कितने समय तक ताकत के बल पर उनको चुप रखेंगे? तो मैं अब भी समझता हूँ, और शायद ये सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मीडिएशन का फैसला भी किया है, और मीडिएशन की एक रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट पर कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने उस पर रोक लगाई है। मुझे लगता है कि कोई रास्ता फैसले के साथ साथ सहमति का भी होना चाहिए, तभी यह विवाद स्थायी रूप से समाप्त होगा। आपका ओपिनियन पोस्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने ये जो 2 किताबें लिखी हैं उसके बारे में बता दूं कि हेमंत जी ने ये जो पूरी 2 किताबें जो लिखी हैं वो एज ए रिपोर्टर उन्होंने लिखी हैं, और सारे चीज़ों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और सबसे अच्छी बात ये दोनों किताबें की इस किताब में के बारे में मैं एक बात और बताऊँ आपको कि ये किताब जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अयोध्या पर जो कुछ भी कहा गया वो दो तरफ कहा गया, तो इस तरफ कहा गया तो उस तरफ कहा गया था। इस किताब की जो भूमिका है आप देखेंगे वो नामवर जी ने लिखी है। नामवर जी घोषित वामपंथी विचारक रहे हैं। नामवर जी ने लिखा है कि अयोध्या पर ऐसी प्रामाणिक पुस्तक दूसरी नहीं हो सकती है। और दूसरे तरफ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, जिन्होंने इस किताब के विमोचन में कहा कि यह किताब इतिहास में अयोध्या का प्रामाणिक दस्तावेज हो। ये बात बिल्कुल आपकी सही कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक है जहाँ अयोध्या पे नैरेटिव नहीं है, इन्फॉर्मेशन और जो सत्य जो है, जो बातें जो घटना जो घटी है उसके बारे में पूरी रिपोर्टिंग है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ओपन पोस्ट से बात करने के लिए और इतने अच्छे पुस्तक जो है वो देश को देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।